हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद डीएस राजपूत में आपका फिर से स्वागत है। और आज अपन चर्चा करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स की। ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि फर्स्ट चैप्टर के साथ साथ न्यूमेरिकल भी अपन करते चलें। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज अपन बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल्स में कहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे? सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर आपने देख रखा है, पूरा नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। पहले थ्योरी कंप्लीट करें, उसके बाद हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं। और थ्योरी में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और आज अपन बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स की। और ये न्यूमेरिकल्स जो है ना, वो आपके पहले चैप्टर के होंगे। किसके होंगे? पहले चैप्टर के। तो पहला चैप्टर जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था आवेश का, मतलब एक टॉपिक पढ़ा था आवेश का क्वांटीकरण। क्या पढ़ा था? आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला था Q बराबर एन ई प्लस माइनस एन ई। क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। ओके, अब न्यूमेरिकल करेंगे तो प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा रखो सीधा सीधा Q बराबर एन ई। ठीक है ना। अब इसमें जो Q है ना, ये Q आपका आवेश होता है, वस्तु पर आवेश। और जो N है वो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और जो E होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। प्रोटॉन का आवेश भी इतना ही होता है। तो जो E का मान है वो आपको याद रखना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो E का मान होता है वो होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो यही फॉर्मूला होगा आज का। और इसी फॉर्मूले पे जितने टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं, एक एक नंबर के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी को आज अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है आपका, सबसे पहला न्यूमेरिकल है एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका, एक पहला न्यूमेरिकल है एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे? दिया है। सबसे पहले क्या करोगे? दिया है। ठीक है ना। क्या दिया है? Q बराबर एक कूलम। Q बराबर एक कूलम दिया है। ठीक है ना। और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो आपसे पूछा है N बराबर। क्या पूछा है? N बराबर। और E बराबर आपको पता होना चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है ना। फिर सूत्र क्या लगाओगे? सूत्र लगाएंगे आप Q बराबर एन ई। N पूछा है तो पक्षांतर करोगे तो यहाँ से N बराबर आ जाएगा Q अपॉन E। क्या हो जाएगा? Q अपॉन E। Q की जगह क्या रखोगे? 1। E की जगह क्या रखोगे? 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ठीक है ना। फिर इसके बाद अपन क्या करते हैं, देखो 10⁻⁻19 है ना, तो 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 हो जाएंगे। ये चीज़ याद रखनी होगी आपको कि अगर हम पदों को ऊपर नीचे ले जाएं तो वो घातों के चिन्ह बदलते हैं। और यहाँ से दशमलव हटेगा तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 10/16 और गुणा में 10⁻19 हो जाएगा। अब क्या करेंगे अपन? ये पावर 19 है ना, 19 का मतलब होता है 10⁻19 है ना, इसका मतलब 19 जीरो हो गए। कितने जीरो हो गए? 19 जीरो हो गए। तो इसमें से एक जीरो उठा के हम यहाँ कर लेंगे तो ये 100 हो जाएगा और बटे में कितना? 16 हो जाएगा, गुणा 10⁻, कितना हो जाएगा? 18 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 18। 16 का भाग लगाओगे 100 में तो 16 छक्के 96, 4 बचेंगी, 16 दूनी 32, 8 बचेंगी, 16 पंच 80 और गुणा 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन एक कूलम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, एक कूलम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। कोई दिक्कत तो नहीं ना आपको? चलो नोट कर लो इसको जल्दी से। अब अपन बात करते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की। ओके, दूसरा न्यूमेरिकल क्या है आपका? दूसरा न्यूमेरिकल है किसी वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। किसी वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उस पर कैसा व कितना आवेश होगा। आपसे ये पूछा है कि उस पर कैसा व कितना आवेश होगा। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप? दिया है N, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 5। और E बराबर कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। Q पूछा आपसे कैसा व कितना आवेश होगा। कितना होगा मतलब
आपको Q निकालना है तो आप सबसे पहले क्या लगाओगे, Q बराबर NE। अच्छा, N की जगह क्या रखोगे 5 गुणा E की जगह क्या रखोगे 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और 16, ये 1.6 का गुणा 5 में करोगे तो 1.6 को 16 समझो तो 16 पंजे 80 हो जाएगा। और दशमलव का एक अंक है तो ये हो जाएगा आपका 8.0 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो उस वस्तु पे कितना आवेश होगा 8.0 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। कैसा होगा, तो कैसे के लिए आप यहाँ समझ सकते हो, हमने तुम्हें बताया हुआ है अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो फिर आवेश कैसा होगा, धनावेश होगा। आवेश कैसा होगा, धनावेश। इलेक्ट्रॉनों की कमी से धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि से ऋणावेश होता है। ओके, नोट कर लो इसको। अब हम बात करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की। ओके, तो थर्ड न्यूमेरिकल क्या आपका, किसी वस्तु पर, ध्यान से सुनना, किसी वस्तु पर 3.2 माइक्रोकूलम का ऋणावेश है तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है। तो ध्यान से सुनना, ऋणावेश है तो ऋणावेश का मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। याद रखना, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो आवेश धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो आवेश ऋणावेश होता है। तो अब यहाँ पहले से कह दिया कि भाई आवेश ऋणावेश है तो कमी तो होगी नहीं, इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी। एक आंसर तो पता चल गया भाई कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। अब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, यहाँ पे दिया है, ठीक है ना, और Q बराबर कितना, Q बराबर दिया आपको 3.2 माइक्रोकूलम। और इतना ध्यान रखना, माइक्रो हटाओगे तो 10⁻⁻6 लगाओगे, माइक्रो हटाओगे तो 10⁻⁻6 लगाओगे। ओके, कूलम। और E का मान होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। और N बराबर आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो फिर से फॉर्मूला वही लगा दो, Q बराबर NE, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर N बराबर क्या हो जाएगा, N बराबर हो जाएगा Q/E। Q की जगह क्या रखोगे 3.2 गुणा 10⁻⁻6 और E की जगह क्या रखोगे 1.6 गुणा 10⁻⁻19। 1.6 से 3.2 कटोगे 16 दूनी 32, 2 बार कटेगा, ठीक है ना। और 10⁻⁻19 है ना, तो 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 10⁻⁻6 और यहाँ 10⁻+19, तो -6 और +19 कितने बचेंगे भाई, 13। कितने बचेंगे, 10⁻+13। इतने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। नोट कर लो इसको जल्दी से। अब अपन बात करते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल की, ठीक है ना। तो फोर्थ न्यूमेरिकल में क्या है कि एक वस्तु पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, एक वस्तु पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इस पर कैसा व कितना आवेश होगा। आपसे कहा कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, अधिकता का मतलब इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि है, तो आप कैसा, ये तो आप पहले ही पता चल जाएगा कि 1500 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो वस्तु पर कैसा आवेश होगा, ऋण आवेश। वस्तु पर कैसा आवेश होगा, ऋण आवेश, ठीक है ना। और कितना होगा उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या लिखोगे भाई, दिया है क्या, N बराबर कितना 1500 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और E का मान कितना है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। और Q बराबर आपसे पूछा है तो Q बराबर क्या हो जाएगा आपका NE। ये सूत्र लगा दो आप, ठीक है। अच्छा भाई, N की जगह क्या रखोगे 1500 गुणा यहाँ पे 1.6 गुणा 10⁻⁻19। कैलकुलेशन करते समय गुणा वो मत क्या करो, समझ गए, कैलकुलेटर यूज मत किया करो। अब यहाँ देखो कितना बच गया भाई, गुणा कर लो। यहाँ देखो ये 2 0 से 2 0 ये कट जाएंगी, ठीक है ना। और ये 16 का और 15 का गुणा कर लो, 15 का और 16 गुणा करोगे ना, 15 छक्के 90, 9 15 एकम 15 9 24 और दशमलव का
1 अंक, तो जो हो जाएगा आपका 24 गुणा 10⁻⁻17 कूलम। अगर दशमलव और लगाओगे यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ 2.4 करोगे तो 10⁻16 रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 16। तो इतना आवेश हो गया। इस टाइप में ऐसे ही सवाल बनते हैं। 2 सवाल और एक्स्ट्रा लेवल के मैं आपको करवा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और पता चले, ठीक है ना। इसको नोट करो जल्दी से। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, ठीक है ना। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है आपका? 3Li7। 3Li7 का Li मीन्स है लिथियम। Li मीन्स क्या है? लिथियम। तो 3 लिथियम 7 के नाभिक पर आवेश की गणना कीजिए। अब ध्यान से सुनना कि 3 लिथियम है ये, ओके। तो आप बताओ जरा, इसमें इसके नाभिक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? नाभिक की। तो नाभिक पे कैसा आवेश होता है? प्लस आवेश। तो फिर यहाँ पे भी प्लस आवेश ही होगा। अब बताओ इसके नाभिक में प्रोटॉन कितने होंगे? इसके नाभिक में प्रोटॉन होंगे 3, ठीक है ना। और इसके नाभिकों में इलेक्ट्रॉन कितने चक्कर लगाएंगे? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे 3। और न्यूट्रॉन कितने होंगे भाई? न्यूट्रॉन कितने होंगे? कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे? 3। और इसके नाभिक में कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाली जाती है? ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर घटाए जाते हैं, तो ये 4 बचेगा। तो 4 हो गए आपके न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश होता नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं होते, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं? 3। तो n का मान क्या हो जाएगा? 3, ठीक है ना। और e का मान कितना हो जाएगा? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो फिर क्यों पूछा इसके नाभिक पे कितना आवेश होगा? तो Q बराबर लगा दो क्या? Ne। n की जगह क्या रखोगे? 3। और e की जगह क्या रखोगे? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो 16 का गुणा यहाँ पे करोगे, 1.6 का गुणा यहाँ पे, तो ये 4.8 48 4.8 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, ऐसे, ठीक है। तो 3Li7 के नाभिक पर कितना आवेश होगा? 4.8 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ओके, नोट करो इसको। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? आपसे कहा गया है कि 200 ग्राम जल में धन तथा ऋणावेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब आप बताओ, जल आवेशित होता है कि उदासीन? क्यों भाई? जल आवेशित होता है कि उदासीन? तो आप ऐसे मान लो कि जल उदासीन होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपसे कहा गया है कि भाई अगर कोई चीज़ उदासीन है तो उसमें धन आवेश और ऋण आवेश बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। कोई भी चीज़ अगर उदासीन है तो उसमें धन आवेश तथा ऋण आवेश बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए आपसे यहाँ दोनों पूछी है, तो कोई भी निकाल दो, दोनों बराबर ही होंगे। अरे भाई, चाहे तो धन आवेश निकाल दो या ऋण आवेश निकाल दो, दोनों का मान बराबर होगा। जितना धन आवेश होगा उतना ही ऋण आवेश होगा। ओके, अब इसमें देखो निकालेंगे कैसे, समस्या क्या है? समस्या ये, हमें फॉर्मूला लगाना है Q बराबर NE। Q बराबर NE। E का मान हमें पता है, लेकिन N का मान हमें पता नहीं है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता है क्या? जल में 250 ग्राम जल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता है क्या? नहीं पता। प्रोटॉनों की पता है क्या? नहीं पता। तो कैसे धन आवेश और ऋण आवेश निकालेंगे? ठीक है ना। तो पहले हम n का मान निकालेंगे, फिर आवेश का मान निकालेंगे। पहले n का मान निकालेंगे, फिर आवेश का मान निकालेंगे। तो n का मान निकालोगे कैसे? देखो, जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। इसका अणुभार कितना हुआ भाई? 18 ग्राम। अणुभार कितना हो गया? 18 ग्राम। अच्छा ये बताओ, क्या आपने ये कहीं देखा है? 6.023 गुणा 10⁻23। 6.023 गुणा 10⁻23। ओके, नहीं देखा? क्या बात कर रहे हैं यार, देखा है क्या? इसको बोलते हैं आवोगाद्रो नंबर। आवोगाद्रो संख्या होती है ये। क्या होती है? आवोगाद्रो नंबर। आवोगाद्रो कोई साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या, और इसको n सफिक्स a से दर्शाते हैं।
ये है क्या, ये क्या है? तो हम कह दें कि ये किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ हो। फिलहाल यहाँ पे हम लोगों ने जल ले रखा है, पानी, क्या ले रखा है? पानी। तो कोई भी चीज़ हो उसके एक मोल में ये अणुओं या परमाणुओं की संख्या होगी। अगर कोई एलिमेंट है तो हम परमाणु बोल देंगे, अब जल यौगिक है तो हम इसको अणु बोल देंगे। तो ये जो 6.023 गुणा 10⁻23 दिख रहा है ना, ये जल के 18 ग्राम में इतने अणु होंगे। लेकिन अपने पास जल की मात्रा कितनी है? 250 ग्राम। तो 250 ग्राम जल में कितने अणु होंगे, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है केमिस्ट्री में, और अपना इकाई मेथड भी है। देखो कैसे, हमें पता है क्या कि वही 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या कितनी होगी भाई? 6.023 गुणा 10⁻23। ओके, तो 1 ग्राम में कितनी होगी भाई? 1 ग्राम में, अरे वही सिस्टम है ना, 10 सेव 20 रुपए के हैं, तो 1 सेव कितने रुपए का होगा? 2 रुपए का। तो 2 रुपए कहाँ से आए आपके? 20 में आपने कितना लिया? 10 का भाग लिया ना। तो वैसे सिस्टम यहाँ पे कि 18 ग्राम जल में इतने अणु हैं, तो 1 ग्राम जल में कितने अणु होंगे भाई? क्यों भाई? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे क्या करेंगे? 18 का क्या लगा देंगे? भाग लगा देंगे, ठीक है। लेकिन हमें कितने में चाहिए? हमें चाहिए 250 ग्राम में। तो फिर 250 ग्राम में कितने अणु होंगे भाई? 250 ग्राम में कितने अणु होंगे? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 250 का गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे भाई? 250 का गुणा कर लेंगे। समझो, 250 ग्राम में जल के इतने अणु होंगे। अणु, इलेक्ट्रॉन नहीं है ये, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि भाई H2O के एक अणु में, H2O के एक अणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या बता सकते हो क्या आप? इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बोलो भाई। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन एक होता है, H2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, 8 और 2 10। तो जो H2 है ना, H2O के एक अणु में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10। प्रोटॉन कितने होंगे? 10। H2O के एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन हैं। H2O के एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अपने पास इतने अणु हैं, तो इतने अणुओं में कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन होंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अतः 250 ग्राम जल में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ n बराबर क्या ले लेते हैं? n बराबर 10 का इसमें क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। तो 6.023 गुणा 10⁻23 गुणा 250 गुणा 10/18। ओके, 250 ग्राम जल में यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी और यही प्रोटॉनों की संख्या होगी। क्यों? क्योंकि जल उदासीन होता है। जल कैसा होता है? उदासीन। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब उस पर धनावेश या ऋणावेश पूछा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अतः Q बराबर NE लगा दो। क्या लगा दो? Q बराबर NE। n की जगह क्या रखोगे भाई? 6.023 गुणा 10⁻23 गुणा 250 गुणा 10 गुणा E का मान रख दो 1.6 गुणा 10⁻−19 और बटे में कितना? क्यों भाई? बटे में है 18। अब इसको देखो कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, ध्यान से सुनना। ये देखो, मैं तुम्हें थोड़ा सा क्या है कि कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ। लगभग में कैसे कैलकुलेशन करते हैं। हालांकि अगर इसको एग्जैक्ट काटोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन लगभग में कैसे कट करते हैं देखो। 6.023 है ना, इसको हम 6 मान लें। ये 6 से बहुत बड़ी संख्या नहीं है, थोड़ी बहुत बड़ी है, तो हम इसको 6 मान लें। और अगर हम इसको यहाँ से कट कर दें तो ये 3 बार कट जाएगा। कितने बार कट जाएगा? 3 बार। और ये जो 10 देख रहे हो ना, 10 से ये दशमलव हट जाएगा, ठीक है ना। और ये 23 घात हैं और ये एक 0 24 घात हो जाएंगे। तो ये बच जाएगा आपका, यहाँ से ये बच गया 25 और यहाँ दशमलव हट गया इसका, तो ये बच गया 16 गुणा में। और 10 पे घात कितना बच गया?
24 और गुणा पे 10 पे घात कितनी है -19 और बटे में कितना 3। ओके 25 का और 16 का गुणा करोगे तो ये 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 400। ये 24 घात प्लस की हैं और 19 घात माइनस की हैं तो प्लस की कितनी बचेंगी 5 घात और बटे में कितना 3। 2 जीरो और आ गए तो ये 2 जीरो से 2 घात और बढ़ जाएगी तो ये 4/3 गुणा 10 पे घात कितना हो जाएगा 7। 3 का भाग लगा दोगे तो 4 में 1.33 गुणा 10 पे घात 7 कूलम। तो 250 ग्राम जल में इतना ही ऋणावेश होगा और इतना ही धनावेश होगा। ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है कि जल दिया जाए, ध्यान से सुनना। अगर आपसे कहा जाए कि भाई कॉपर ले लो, क्या ले लो कॉपर, तो कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है और परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या परमाणु भार कितना होता है उसका 63.5 ऐसे ही कुछ होता है 63.5। तो यहाँ जो आपने 18 ग्राम ले रखा है ना उसमें हम 63.5 ग्राम लेंगे। 63.5 ग्राम में इतने अणु, 1 ग्राम में इतने अणु, फिर जो भी आपको मात्रा दे रखी है जैसे यहाँ पे 250 ग्राम दे रखी थी ना वैसे वहाँ पे कुछ भी दे जा सकती है। तो आप इसी प्रोसेस को अप्लाई करके आप उसमें धनावेश और ऋणावेश की मात्रा ज्ञात कर सकते हो। बोलो भाई साहब, ठीक है ना। तो ये आज का जो टॉपिक था वो Q बराबर NE पे था। किस पे था Q बराबर NE पे। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा अपना कूलाम का नियम। अगले टॉपिक पे अपन जो बात करने वाले हैं वो किसके नियम पे बात करने वाले हैं कूलाम के नियम पे। कूलाम के नियम से संबंधित जितने भी सवाल बनेंगे सब अपन अगले चैप्टर में अगले टॉपिक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। आई थिंक आपको इस समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।